इस नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे थॉमस होब, द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। होब्स को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। ये होब्स को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का ही पिता क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ हिज मैथडोलॉजी एंड हिज कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। दो रीजन है। कौन से? मैथडोलॉजी के कारण एंड कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। देखो मैथडोलॉजी तो थी अरस्तु ने भी एम्पेरिकल मेथड का प्रयोग किया है, इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया है। मैकियावेली ने भी सम काइंड ऑफ रियलिज्म एस्टेब्लिश किया है पॉलिटिक्स में, बट इट वाज द डिस्टिंक्शन ऑफ होब्स कि उसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, ना कि फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, ना कि मैकियावेली को। तो होब्स का जो जन्म है वो 1588 में इंग्लैंड में हो रहा है। देखो कल परसों वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि लास्की एक थिंकर है, वो कहते हैं लास्की कहते हैं कि एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज ओन टाइम, कि कोई भी विचारक है, कोई भी राजनीतिक विचारक है, वह अपने समय का चाइल्ड है। यानी कि जिस भी समय में जिस भी जगह पर कोई थिंकर पैदा हो रहा है तो उस जगह का, उस पर्टिकुलर प्लेस का जो इफ़ेक्ट है वो उस थिंकर के आइडियाज़ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये होब्स इसका एक्सेप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि होब्स का जब जन्म हो रहा है इंग्लैंड में, और उसका तो उस टाइम पे जो इंग्लैंड का वार छिड़ा हुआ था किसके साथ? स्पेन के साथ इंग्लैंड और स्पेन में वॉर छिड़ा हुआ था। तो स्पेन ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया, तो कहीं ना कहीं उस बहस से जो होब्स की जो माँ थी, उन्होंने होब्स को प्रीमेचर डिलीवरी दी थी, होब्स को प्रीमेचर बर्थ दिया था। इसलिए होब्स कहता है कि आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर। ये स्टेटमेंट हम इसकी बाद में डिस्कस करेंगे। तो होब्स का जो कंटेक्स्ट है वो क्या है? वॉर बिटवीन स्पेन एंड इंग्लैंड, जब होब्स का जन्म हो रहा है उस टाइम पे। उसके बाद होब्स पर जो इन्फ्लुएंस पड़ता है, किन किन विचारकों ने होब्स को प्रभावित किया, किन किन घटनाओं ने होब्स को प्रभावित किया, ये काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि होब्स के जितने भी आइडियाज़ हैं वो ओरिजिन कर रहे हैं कि उस पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है उसके कारण। तो होब्स पे सबसे पहले थेसिडाइसिस का, जिसको फादर ऑफ स्कूल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म बोला जाता है, थेसिडाइसिस का एक कंसेप्ट है थ्रेसिडाइसिस। तो थ्रेसिडाइसिस है इसको फादर ऑफ स्कूल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, ठीक है। थेसिडाइसिस क्या है? इसने हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर जो था, याद आया कुछ पेलोपोनेशियन वॉर से? इसको हमने प्लेटो की वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। ये लगभग 30 साल तक चला था एक वॉर, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है थ्रेसिडाइसिस ने, जिसको फादर ऑफ स्कूल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म बोला है। इस वॉर को इसने डिस्कस किया है अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है। तो इस वॉर में थ्रेसिडाइसिस ने क्या किया है? इसने डिस्क्रिप्शन किया है ह्यूमन नेचर का, मानव स्वभाव का, कि युद्ध के टाइम पे, नरसंहार के टाइम पे जो मनुष्य का जो स्वभाव है वो कैसा होता है। तो इसलिए थ्रेसिडाइसिस कहता है कि फियर इज ए पॉलिटिकल मोटिव, जैसे कि आप देख भी पा रहे होगे यहाँ पे स्क्रीन पे, फियर इज ए पॉलिटिकल मोटिव, दिख रहा है ना? फियर एज ए पॉलिटिकल मोटिव, की जो डर है, जो भय है, वह राजनीति
में एक मोटिव का काम करता है। बहुत सारे लोग डर के भय से राजनीति को अपनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग राजनीति से डरते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो मनुष्य के स्वभाव को निर्धारित करते हैं। मनुष्य वास्तव में कैसे बिहेव करता है डिपेंड करता है फियर से, पॉलिटिकल मोटिव से। ठीक है, तो इसका प्रभाव पड़ता है थ्रेसिडाइसिस का किस पर? होब्स पर। फिर जो प्रभाव पड़ता है होब्स पर मैकियावली का, सेकंड जो प्रभाव है मैकियावली का। मैकियावली की कंसेप्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड रियलिज्म। मैकियावली ने भी क्या कहा है कि डिस्क्रिप्शन दिया है ह्यूमन नेचर का कि मनुष्य का स्वभाव वास्तव में कैसा है नॉर्मल कंडीशंस में भी, क्योंकि ये इटली की सिचुएशन से प्रभावित था। तो मैकियावली ने जिस तरह से ह्यूमन बीइंग का डिस्क्रिप्शन दिया है वैसा ही ह्यूमन बीइंग का डिस्क्रिप्शन होब्स ने भी दिया है। होब्स ने भी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को पेसिमिस्टिक कंडीशन में रखा है जैसे मैकियावली ने रखा है। तो मैकियावली का प्रभाव भी पड़ता है होब्स पे। फिर होब्स पे प्रभाव पड़ता है फ्रांसीसी बेकन का। फ्रांसीसी बेकन से जो होब्स है उन्होंने एम्पेरिकल अप्रोच को लिया है, एम्पेरिकल एंड इंडक्टिव मेथड। देखो ये जो है इंडक्टिव मेथड और एम्पेरिकल अप्रोच, इसका प्रयोग तो अरस्तु भी कर रहा है ना लेकिन होब्स ने जो लिया फ्रांसीसी बेकन से लिया है एम्पेरिकल अप्रोच और इंडक्टिव मेथड को। अनुभवजनात्मक जो पद्धति है वो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि होब्स किससे अफेक्ट था? इंग्लैंड और स्पेन के वॉर से और प्यूरिटन रिवॉल्यूशन भी हो रहा है। रेवोल्यूशन ये इंग्लैंड में हुआ था और 1640 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका प्रभाव भी हमें होब्स के आइडियाज पे देखने को मिलता है प्यूरिटन रेवोल्यूशन का। उसके बाद हम बात करते हैं कि होब्स को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है कि होब्स की जो मेथोडोलॉजी है ओवरऑल साइंटिफिक मेथड का होब्स प्रयोग करता दिखाई दे रहा है। हम लेटर डेज की जो थ्योरीज करेंगे तब हम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। तो होब्स पे जो प्रभाव पड़ रहा है गैलीलियो का भी पड़ रहा है। गैलीलियो नाम जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा होगा उन्होंने गैलीलियो का नाम भी पढ़ा होगा। गैलीलियो एंड डेकार्ड्स वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये कहा था कि सोशल साइंसेज कैन बी स्टडीड एज साइंटिफिकली, कि जो सामाजिक विज्ञान है उनको वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा जा सकता है, ये डेकार्ड ने कहा था। ठीक है, और गैलीलियो ने क्या कहा है कि जो मेटाफिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई किया जा सकता है पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में। ये कहता है कि जो मैकेनिकल वर्ल्ड है, जो भौतिक जो संसार है, भौतिक जो जगत है, उसके प्रिंसिपल को ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो जो हॉब्स है उसने गैलीलियो और डेकार्ड से अपना साइंटिफिक मेथड लिया है। उसके बाद ये प्यूरिटन रिवॉल्यूशन को मैंने डिस्कस कर लिया, सिविल वॉर था। ठीक है, इसमें सिविल वॉर था, ये कहाँ पे? सिविल वॉर इन इंग्लैंड। उसके बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन या जो रिफॉर्मेशन के दौरान जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण जो इंजन का आविष्कार हुआ, इंजन के आविष्कार के बाद जो बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ों का आविष्कार हुआ है, तो उसके प्रभाव उन वस्तुओं का प्रभाव भी हॉब्स पर देखने को मिलता है। जो इन्वेंशन, जो डिस्कवरीज हो रही थी, उनका प्रभाव भी हॉब्स के आइडियाज़ पे हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि हॉब्स की, देखो इन प्रभावों के बाद हमें क्लियर हो गया कि हॉब्स की जो मेथोडोलॉजी है वो कौन सी मेथोडोलॉजी है? एम्पेरिकल मेथोडोलॉजी है। हॉब्स की खुद की मेथोडोलॉजी है एम्पेरिकल मेथोडोलॉजी है। फिर हॉब्स बात करता है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी की, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी।
इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी क्या होती है, अंत विषय अध्ययन, ये क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करने के लिए हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी को मिक्स कर देते हैं विद द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स, विद द स्टडी ऑफ मेटाफिजिक्स। तो मतलब पॉलिटिकल साइंस को हम अकेले नहीं पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते समय हम अदर जो डिसिप्लिन्स हैं उनके एलिमेंट्स को भी शामिल कर रहे हैं। तो होब्स कह रहा है कि जो पॉलिटिकल साइंस के जो एलिमेंट्स है, कौन है पॉलिटिकल साइंस के एलिमेंट, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा संचालित होती है। तो होब्स कह रहा है कि पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिकली स्टडी किया जा सकता है जब हम फिजिक्स के जो रूल्स है, फिजिक्स के जो नियम है, फिजिक्स के जो लॉज हैं उनको अप्लाई करें। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के अंतर्गत जो होब्स है वह बात करता है कि जो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है पॉलिटिक्स का उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लो, फिर पार्ट्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश कर लो और उसके आधार पर जनरलाइजेशन करो और उसके आधार पर क्या करो, थ्योरीज की बिल्डिंग करो। यानी कि प्रिलिमिनरी काइंड ऑफ साइंटिफिक अप्रोच यहाँ पे होब्स डेवलप कर रहा है अपने आइडियाज में। होब्स साइंटिफिक मेथड का भी प्रयोग कर रहा है, वैज्ञानिक पद्धति का, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड एंड इंडक्टिव रीजनिंग। साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करते हुए होब्स कहता है कि जो पॉलिटिक्स का जो फिनोमिना है, मान लो ये पॉलिटिक्स है हमारी, ये किससे बनी है, ह्यूमन बीइंग से बनी है, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो पॉलिटिक्स के एलिमेंट हैं, इंडिविजुअल। तो ये कह रहा है, होब्स कह रहा है कि जो इंडिविजुअल जो है जो पॉलिटिक्स को फॉर्म करते हैं, जिनके द्वारा पॉलिटिक्स संचालित होती है, इंडिविजुअल्स का जो स्वभाव है, व्यवहार है, बिहेवियर है, उसको हमें स्टडी करना है। इंडिविजुअल्स के व्यवहार को, बिहेवियर को स्टडी करना है। तो मनुष्य का जो व्यवहार है वो वास्तव में कैसे करता है, मनुष्य कोई काम अपना एक्ट करता है वो कैसे एक्ट करता है, इसको हमें स्टडी करना है, ये हमारा फोकस होना चाहिए स्टडी का। ये दिखा के होब्स क्या कर रहा है, होब्स यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है बिहेवियरलिज्म की, बिहेवियरलिज्म या व्यवहारवाद की होब्स यहाँ पे स्थापना कर रहा है, बिहेवियरलिज्म एज ए स्कूल ऑफ थॉट की, व्यवहारवाद की, ठीक है। जो बिहेवियरलिस्ट हैं वो अपना ओरिजिन ट्रेस करते हैं मैकियावेली और होब्स के आइडियाज में, ठीक है। तो उसके बाद इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को हमें स्टडी का फोकस करना है। उसके अलावा इंडिविजुअल्स जो बिहेवियर करते हैं वो किससे गाइड होता है, क्योंकि होब्स नॉमिनलिज्म स्कूल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉमिनलिज्म एज ए स्कूल कि जो कहता है कि ट्रूथ इज ए फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है। और नॉमिनलिज्म, नॉमिनलिज्म स्कूल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है होब्स, जो कहता है कि ट्रूथ इज ए फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो मनुष्य का जो व्यवहार है वो वास्तव में मनुष्य कोई पर्टिकुलर बिहेवियर करता है, वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि होब्स के अनुसार जो मनुष्य का जो माइंड है वो मोशन में है। मनुष्य के जो माइंड है उसके दो मोशन होते हैं, जो होब्स बताता है, लाइकिंग और अवर्शन, लाइकिंग या अवर्शन, यानी कि कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मनुष्य पसंद करता है, लाइक करता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे मनुष्य हेट करता है, जिनको नापसंद करता है। तो जिस कार्य को मनुष्य पसंद करता है वो मनुष्य को यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, खुशी प्रोवाइड करता है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, और जो मनुष्य जिस कार्य को पसंद नहीं करता वो मनुष्य को दुख प्रोवाइड करता है, पेन प्रोवाइड करता है। इसलिए होब्स कहता है कि मनुष्य वही कार्य करता है जो मनुष्य को लाइकिंग प्रोवाइड करता है, जो मनुष्य को यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, खुशी प्रोवाइड करता है, और मनुष्य इस कार्य को अवॉइड करता है। तो इस तरह से होब्स अपने आइडियाज़ के द्वारा एक और स्कूल की स्थापना कर रहा है। एक तो बिहेवियरलिज्म की तो एस्टेब्लिशमेंट हो गई, दूसरा क्या है, जिस प्लेजर एंड पेन थ्योरी दे रहा है होब्स, लाइकिंग और अवर्शन से प्लेजर और पेन थ्योरी दे रहा है, प्लेजर एंड पेन थ्योरी, प्लेजर एंड पेन थ्योरी आया कुछ याद, प्लेजर एंड पेन थ्योरी ये क्या है, प्लेजर एंड पेन थ्योरी,
ये है यूटिलिटेरियनिज्म। वो उपयोगितावाद जो स्कूल है वो ओरिजिन ट्रेस कर रहा है किसके आइडियाज से, हॉब्स के आइडियाज से। ठीक है, इसकी प्लेजर और पेन थ्योरी डेवलप होती है यूटिलिटेरियनिज्म में, जो बेंथम के द्वारा डेवलप की जा रही है। तो बेंथम भी हॉब्स के आइडियाज से प्रभावित है अपनी कंसेप्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हॉब्स क्या कर रहा है, अपने मेथड्स का प्रयोग कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि स्टेटमेंट है हॉब्स की, कुछ फेमस स्टेटमेंट है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे क्या क्या स्टेटमेंट है हॉब्स की। हॉब्स कहता है लाइफ इज सोलेटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटस एंड शॉर्ट। ये किसके, मनुष्य का जो जीवन है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ये बेसिकली उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से संबंधित है ये स्टेटमेंट। जो पहले वाली जो स्टेटमेंट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, ये हॉब्स की थ्योरी से संबंधित है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से। हॉब्स की स्टेटमेंट यूजीसी के जो पेपर हैं, नेट का जो पेपर होता है उसमें काफ़ी पूछी जाती हैं, इसकी बुक्स की क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है। तो इंटरेस्टेड थिंकर है ये काफ़ी, और इसके आइडियाज़ में काफ़ी कंट्रास्ट भी दिखाई दिया जाता है। हम जब आगे पढ़ेंगे ना तो हमें पता लगेगा। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से संबंधित है कि लाइफ कैसी है स्टेट ऑफ नेचर में। ठीक है, तो काफ़ी इनसिक्योर लाइफ है, इसीलिए जो हॉब्स है वह अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के द्वारा एक ऐसे लेवियाथन, ऐसे संप्रभु को स्थापना करता है जो ऑल माइटी है, ऑल पावरफुल है। फिर हॉब्स कहता है कवेनेंट विदाउट स्वॉर्ड आर नथिंग बट वर्ड्स, यानी कि जो लॉ है वह संविधान के द्वारा बनाया जाना चाहिए। लॉ को बनाने वाली अथॉरिटी निर्धारित होनी चाहिए, नहीं तो लॉ की रिस्पेक्ट कोई नहीं करता, वो मात्र शब्द बन के रह जाते हैं। यानी कि किस काइंड की अथॉरिटी एमर्ज हो रही है हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी हमें इस स्टेटमेंट से पता लग रहा है। ठीक है, आगे है हॉब्स ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। हॉब्स ने डी सिविक लिखी है, डी कॉर्पस लिखी है, लेवियाथन लिखी है। जो लेवियाथन है वह हॉब्स की सबसे फेमस बुक है, सबसे फेमस बुक हॉब्स की। उसके बाद बात करते हैं हॉब्स ने किन किन विचारकों को प्रभावित किया है। तो हॉब्स से जो प्रभावित हो रहे हैं लॉक, हॉब्स, लॉक, रूसो। हॉब्स, लॉक, रूसो को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की ट्रेडिशन एस्टैब्लिश करने वाले थिंकर कहा जाता है। ऑल्दो जो लॉक है और का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के द्वारा जिस तरह की सत्ता एमर्ज हो रही है वो हॉब्स से मिलती जुलती नहीं है, विपरीत है दोनों के विचार। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में दोनों मनुष्य की लिबर्टी की का समर्थन करते हैं, लेकिन लॉक एक पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थन करता दिखाई दे रहा है, जबकि हॉब्स नेगेटिव लिबर्टी का समर्थक है। और रूसो अपनी जर्नल विल की जो कंसेप्ट देता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के माध्यम से, जर्नल विल, जिसको एक एब्सोल्यूट विल कहा है रूसो ने, वो हॉब्स के लेवियाथन से मिलती है, मिलती जुलती कंसेप्ट है। तो लॉक भी प्रभावित है, हॉब्स भी प्रभावित है। उसके बाद बेंथम का हमने डिस्कस कर लिया। बेंथम का जो कंसेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म का, वो हॉब्स से लिया गया है। यानी कि हॉब्स ने काफ़ी थिंकर्स को प्रभावित किया है, लेटर डे थिंकर्स को प्रभावित किया है काफ़ी हॉब्स ने। हॉब्स के जो आइडियाज़ हैं उसका आज भी रेलिवेंस है, क्योंकि हॉब्स ने इस्टेब्लिश किया है कि जो स्टेट है दैट इज़ नॉट ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन, जैसा कि प्लेटो और एरिस्टोटल ने इस्टेब्लिश किया था। तो हॉब्स के अनुसार जो स्टेट है दैट इज़ एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट एमर्ज आउट ऑफ नेसेसिटी, स्टेट को बनाया गया है लोगों ने अपनी आवश्यकताओं के लिए। यानी कि हॉब्स की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो अब तक जो चली आ रही जो मिथ थी उनको दूर करती है, स्टेट के ओरिजिन का कारण बताती है कि स्टेट कैसे एमर्ज हुआ है। तो जो हॉब्स का जो कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स को वो काफ़ी ग्रेट है। हॉब्स को ने काफ़ी कुछ अनलॉक किया है पॉलिटिकल थॉट्स के कंटेक्स्ट में। आगे भी हॉब्स के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं जिसमें हम हॉब्स की जो थ्योरीज है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसका लिबर्टी का जो कंसेप्ट है, इसका लॉ का जो कंसेप्ट है, सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। तो हॉब्स के बारे में और जानने के लिए आगे भी देखते रहिए इस चैनल को।